Okay, dear student, today we will discuss control of development. कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट से मुराद ये है कि किस तरह एक जाइगोट जो एक सिंगल सेल होता है, डिप्लॉयड सेल होता है, उस सिंगल सेल से किस तरह एक मल्टी सेलुलर एनिमल बनता है, उस एनिमल के सारे टिश्यूज, सारे आर्गन, सारे सिस्टम बनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक जाइगोट जब दो सेलों में डिवाइड होता है, दो ब्लास्टोमर बनाते हैं। हर एक ब्लास्टोमर में उतने क्रोमोसोम, उतने जीन्स जाएंगे जितने जाइगोट में थे। फिर जब वो 4 सेल बनते हैं, 8 बनते हैं, 16 बनते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो हर सेल के अंदर एक जितने क्रोमोसोम और एक जितने जीन और एक जैसे जीन होते हैं। तो जाहिरी बात है कि जीन करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। बात तो समझ में आती है, लेकिन क्यों एक जैसे एक जितने जीन रखने वाले सेल मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज या आर्गन या सिस्टम में कैसे डिफरेंशिएट कन्वर्ट होते हैं। तो जाहिरी बात है उनमें रोल, डेवलपमेंट में रोल अगर न्यूक्लियस जीन का है तो साइटोप्लाज्म भी बहुत अहम होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट में दो चीजों का रोल होगा, रोल ऑफ न्यूक्लियस होगा और रोल ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। क्योंकि हम सबसे पहले किस तरह न्यूक्लियस रोल प्ले करता है ये डिस्कस करते हैं और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करते हैं कि न्यूक्लियस क्यों अहम है डेवलपमेंट में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूक्लियस दैट कंटेन क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन का जो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन है उससे बना हुआ होता है, और क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअली डीएनए होता है। और डीएनए के खास सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं, और हर जीन जो है वो किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। अब किस तरह जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, किस तरह जीन एक्सप्रेस होते हैं, इंशाल्लाह आगे हम डीएनए क्रोमोसोम के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ किस तरह जीन या न्यूक्लियस डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है, उसमें रोल किस तरह होता है, तो ये हम एक्सपेरिमेंटली एक अलगा से साबित कर सकते हैं। एसिटाबुलेरिया, दिस इज एन अलगा, और ये अलगा तकरीबन इसका लेंथ 2 से लेकर 3 इंचेस का होता है, और ये इसका हैबिटाट यूरोपियन सी वाटर है। तो एसिटाबुलेरिया के 2 स्पीशीज है, एक को एसिटाबुलेरिया मेडिटेरिना कहते हैं और दूसरा एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा है। जो एसिटाबुलेरिया मेडिटेरिनिया है, इसका जो केप है वो केप नॉर्मली अम्ब्रेला शेप या रेगुलर शेप का होता है, और जो एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा है उसका केप नॉर्मली इर्रेगुलर शेप का होता है। फिर दोनों स्पीशीज में 3 रीजन कॉमन है। एक उसका बेस होता है, राइजाइड कहलाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा। एक उसका स्टॉक होगा यहां से लेकर यहां तक, दैट एक्ट एज साइटोप्लाज्म, और एक उसका केप होता है। सो केप दोनों में शेप के हिसाब से डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट में ये शो करने के लिए कि आया न्यूक्लियस अहम है इस केप की फॉर्मेशन में या इसके लिए साइटोप्लाज्म अहम है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया कि जिसमें इसका केप रिमूव किया गया, और इस एसिटाबुलेरिया में ये एबिलिटी है कि अगर हम इसका केप रिमूव कर ले तो ये केप दोबारा रीजनरेट कर सकता है, दोबारा बना सकता है। सो एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि केप रिमूव किया गया दोनों का, और फिर दोनों के स्टॉक काटे गए, और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरिनिया का जो स्टॉक था, जो साइटोप्लाज्म था, वो ग्राफ्ट किया गया किसमें, एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा में, और एसिटाबुलेरिया क्रेनुलेटा का स्टॉक ग्राफ्ट किया गया किसमें, एसिटाबुलेरिया मेडिटेरिनिया, और फिर ग्रो किया गया।
तो स्टेबुलेरिया मेडिटेरियना ने वही केप बनाया जिस केप के लिए इसके न्यूक्लियस में जीन था, यानी साइटोप्लाज्म इसमें हमने क्रेनुलेटा का डाला था, लेकिन साइटोप्लाज्म का यहां कोई रोल साबित नहीं हुआ। इसी तरह क्रेनुलेटा ने, हालांकि क्रेनुलेटा में हमने ग्राफ्ट किया था किसका साइटोप्लाज्म, मेडिटेरियनिया का, तो वहां पर चूंकि न्यूक्लियस में जीन किस शेप ऑफ द केप के लिए था, इरेगुलर, तो साइटोप्लाज्म मेडिटेरियनिया का था, लेकिन बेस में न्यूक्लियस में जो जीन था वो इरेगुलर केप के लिए था, तो उन्होंने इरेगुलर केप बनाया। किसका बनाया? क्रेनुलेटा का जो केप था वो बनाया। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि अगर हम साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज भी कर ले, लेकिन अगर न्यूक्लियस वही रहे जो ओरिजिनल स्पीशी का है, उस न्यूक्लियस में जीन जिस करेक्टर के लिए है वही करेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो यहां पर जीन किस करेक्टर के लिए था? रेगुलर केप के लिए था। हमने साइटोप्लाज्म एक्सचेंज कर दिया, लेकिन यहां एक्सप्रेशन उस करेक्टर के हो गए जिस करेक्टर के लिए यहां जीन था। और अगेन यहां भी किस करेक्टर के लिए जीन था? वो इरेगुलर केप के लिए था, हालांकि यहां हमने साइटोप्लाज्म या स्टॉक किसका डाला था? मेडिटेरियनिया का डाला था। तो मतलब कि ये साबित करता है कि न्यूक्लियस अहम है। किसमें? न्यूक्लियस का एक अहम रोल है इन द डेवलपमेंट। ओके, वी आर डिस्कसिंग कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। So the second thing which is very important which play an important role in development is cytoplasm. जिस तरह पहले बताया कि डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का रोल अहम है, लेकिन डेवलपमेंट में साइटोप्लाज्म का भी बहुत अहम रोल है। तो आज हम एक्सपेरिमेंट से अभी शो करते हैं कि किस तरह साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करता है। तो cytoplasm, you know, this provides environment for the expression of gene. जैसा कि जीन करेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन करेक्टर कंट्रोल करने के लिए वो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए। जीन की एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर जीन जिस प्रोटीन या जिस पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर जीन वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना ले तो हम कहते हैं जीन एक्सप्रेस हुआ। और जीन एक्सप्रेशन में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि सबसे पहले जब वो एक्सप्रेस होगा तो उस जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। फिर वो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और उसको राइबोसोम ट्रांसलेट करेगा इनटू ए पॉलीपेप्टाइड और इनटू ए प्रोटीन। तो मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के बनने के प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का फिनोमेना कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और साइटोप्लाज्म एनवायरनमेंट देगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा किसके लिए? उस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने के लिए। जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा तो जीन की एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब जाहिरी बात है साइटोप्लाज्म अहम रोल इसलिए प्ले कर रहा है कि वहाँ जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसलेट होता है और जीन की एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जीन की एक्सप्रेशन के लिए साइटोप्लाज्म का होना बहुत अहम है और साइटोप्लाज्म जीन की एक्सप्रेशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। और यही चीज यहाँ हम शो कर रहे हैं कि किस तरह साइटोप्लाज्म अहम है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया किस पे? एम्फीबियन की ओम पे, एम्फीबियंस के एक पे। जैसे फ्रॉग के ओम पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि फ्रॉग का जो एग है उसके दो पोर्शन है। एक वो रीजन है जहां साइटोप्लाज्म क्लियर है और उस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मौजूद है। उस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म या ओम क्या कहते हैं? एनिमल पोल। और दूसरा रीजन वो है जहां पर याक ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ याक दूसरे रीजन के साइटोप्लाज्म के दूसरे पोर्शन के मुकाबले में ज्यादा है। तो उस पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। सो ये दोनों जो पोल है अहम रोल प्ले करेंगे। एक्सपेरिमेंट हुआ कि किस तरह एक जो है वो कैसे फर्टिलाइज होता है। तो जहां पर फ्रॉग के ओम में स्पर्म पेनिट्रेट करता है। स्पर्म की पेनिट्रेशन का मतलब जिस रीजन से स्पर्म का न्यूक्लियस ओम के साइटोप्लाज्म में जाता है, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर यहां एक ग्रे कलर का क्रीशन शेप स्ट्रक्चर अपेयर होता है। किस कलर का? ग्रे कलर का। किस शेप का? क्रीशन शेप।
उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रे क्रीसेंट। तो उसमें मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो उनकी वजह से उस रीजन का कलर क्या हो जाएगा, वो ग्रे ग्रे हो जाएगा और शेप क्रीसन हो जाएगा। और वो बिल्कुल अपोजिट पोल पे बनता है। किसके? स्पर्म की पेनिट्रेशन अगर यहां से होगी तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पर क्या बनेगा, वो बनेगा। अब नॉर्मली जब ये जाइगोट अब बन गया, ये जाइगोट जब डिवाइड होगा दो ब्लास्टोमर में फर्स्ट क्लीवेज से, तो जो दो नो ब्लास्टोमर बनेंगे वो डिवीजन का या क्लीवेज का प्लेन ऐसा होता है, जो दो ब्लास्टोमर बनते हैं हर ब्लास्टोमर में अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ ग्रे क्रीसेंट क्या जाती है, इक्वल जाती है। अब अगर हम इन दो ब्लास्टोमर को इसी दो सेल स्टेज पे अलग कर ले तो हर ब्लास्टोमर के अंदर क्या मौजूद है, ग्रे क्रीसेंट। हर ब्लास्टोमर आगे ग्रो करेगा और हर ब्लास्टोमर से एक इंडिविजुअल फ्रॉग बनेगा, एक इंडिविजुअल एम्फीबियन बनेगा। अब लेकिन अगर हम इस क्लीवेज के प्लेन को, इस डिवीजन को ऐसा एक्सपेरिमेंटली चेंज कर ले कि वो जाइगोट दो सेलों में, दो ब्लास्टोमर में डिवाइड ऐसा हो जाए कि एक ब्लास्टोमर में सारा का सारा ग्रे क्रीसेंट आ जाए और दूसरे ब्लास्टोमर में ग्रे क्रीसेंट न हो, हालांकि दोनों में न्यूक्लियस एक जैसा हो, दोनों के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एक जितने हो, तब तो जिस हिस्से में, जिस ब्लास्टोमर में, और फिर इन दो ब्लास्टोमर को हम अलग कर ले तो उस ब्लास्टोमर से आगे जाकर इंडिविजुअल फ्रॉग बनेगा जिस ब्लास्टोमर में ग्रे क्रीसेंट मौजूद है। लेकिन जिस ब्लास्टोमर में ग्रे क्रीसेंट मौजूद नहीं है वो आगे तो डिवाइड करेगा, वो तो 2 और 4 और 8 और 16 सेल बनाएगा, लेकिन उससे कोई इंडिविजुअल नहीं बनेगा, उसकी आगे डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगी। वो सेलों का एक मास तो बन जाएगा, लेकिन वो किसी स्ट्रक्चर में, किसी आर्गन में, किसी टिश्यू में, किसी सिस्टम में डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो इसलिए यहां शो हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि अगर न्यूक्लियस अहम है तो साइटोप्लाज्म भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि यहां दोनों में न्यूक्लियस एक जैसा था, दोनों में क्रोमोसोम नंबर और जीन नंबर एक जैसे और एक जितने थे, लेकिन उस रीजन से इंडिविजुअल बना उस ब्लास्टोमर से जिसमें क्या मौजूद था, साइटोप्लाज्म दूसरे से डिफरेंट था। तो यहां ये जो ग्रे क्रीसेंट है या इसमें ऐसे मटेरियल है, ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे मॉर्फोजेन है जो जीन की एक्सप्रेशन ऐसा कर देता है कि जिसकी वजह से ये सेल जब आगे बहुत सारे सेलों में डिवाइड हो जाएगा तो हर सेल पर आगे हर ग्रुप ऑफ सेल एक खास स्ट्रक्चर बनाएगा, एक खास सिस्टम बनाएगा या एक खास आर्गन बनाएगा। तो अगर वो जो पहले एक्सपेरिमेंट हमने स्टेबुलरी में शो किया था, अगर वो हमें शो कर रहा है कि न्यूक्लियस अहम है, तो ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि साइटोप्लाज्म क्या है, अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जीन की एक्सप्रेशन एक खास साइटोप्लाज्म में ऑन होती है और खास साइटोप्लाज्म कुछ जीन की एक्सप्रेशन को ऑफ कर देता है। सेम एसिडियन या ट्यूनिकेट जिसको हम कहते हैं लोअर कार्डेट से, इसका जो फर्टिलाइज एक होता है, फर्टिलाइज ओवम होता है, उस फर्टिलाइज ओवम जिसको हम जाइगोट कह सकते हैं, उस जाइगोट के साइटोप्लाज्म के 4 कलर होते हैं। एक क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म आगे जाकर जिन ब्लास्टोमर में जाता है, उन ब्लास्टोमर से आगे जाकर एपिडर्मिस बनता है। जिन सेलों में, जिन ब्लास्टोमर में येलो साइटोप्लाज्म जाएगा उससे आगे जाकर मसल या मसल के सेल बनते हैं। और जिन सेलों में, जिन ब्लास्टोमर में ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म जाएगा उन सेलों से या उन ब्लास्टोमर से आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम या इसको आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल या इसको आप कह सकते हैं गट बनता है। और जिन सेलों में ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जाता है उन सेलों से आगे जाकर नोटोकार्ड बनेगा और न्यूरल ट्यूब बनेगा। तो इसलिए यहां भी अहम है, इन चारों किस्म के सेलों में तो न्यूक्लियस एक जैसा था, सब में एक जैसे जीन थे, लेकिन कुछ सेलों ने उन जीन की एक्सप्रेशन, कुछ सेलों के साइटोप्लाज्म में उन जीन की एक्सप्रेशन कर दी जिनसे ऐसे प्रोटीन बने कि उन सेलों का स्ट्रक्चर एक किस्म का हो गया, और कुछ ने उन जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया, दूसरे को एक्सप्रेस कर दिया, तो उसकी वजह से उन सेलों का स्ट्रक्चर ऐसा और फंक्शन ऐसा हुआ कि उनसे दूसरा आर्गन या दूसरा स्ट्रक्चर बना। तो इसलिए सब में, इन जाइगोट में तो न्यूक्लियस सेम होता है,
जीन सेम होते हैं, वो जाइगोट जितने सेल बनाता है, सब सेलों के अंदर तो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और जीन एक जैसे, एक जितने होते हैं, लेकिन हर एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और वो साइटोप्लाज्म कुछ जीन को ऑन और कुछ को ऑफ करता है। तब एक किस्म के साइटोप्लाज्म में एक किस्म के जीन एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे किस्म के साइटोप्लाज्म में दूसरे किस्म के जीन एक्सप्रेस होते हैं और उन जीन की एक्सप्रेशन की डिफरेंट एक्सप्रेशन की वजह से दोनों किस्म के सेलों से डिफरेंट किस्म के आर्गन बनते हैं। इसलिए एक जाइगोट था, उससे एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना और उस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम वाला या आर्गन वाला इंडिविजुअल बनता है। तो इसलिए डेवलपमेंट में दोनों का रोल अहम है, न्यूक्लियस अहम एज वेल एज साइटोप्लाज्म अहम है।